हेलो दोस्तों। कैसे आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो वेलकम टू वन मोर एपिसोड ऑफ इनसाइड व्यू विद समीर। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राइट हैंड साइड पे आपको एक बेल का बटन मिलेगा, आपको बस उसे उसे प्रेस करना है और वहाँ ऑल दबाना है, जिससे आपको पूरे मेरे एपिसोड्स के नोटिफिकेशन और सब्सक्रिप्शन का प्रोसीजर पूरा हो जाएगा। तो आ जाते हैं आज के आईपीएल की गेम्स पर उससे पहले मुझे एक और न्यूज़ शेयर करनी है जो पाकिस्तान से आई है। और जैसा उन्होंने एजेंडा चलाया था कि हम इंडिया में जो भी मैचेस है वर्ल्ड कप की इंडिया में नहीं खेलेंगे, हम बांग्लादेश में खेलेंगे, और हमने आईसीसी से बात कर ली है। ये एजेंडा उन्होंने अपने प्रीवियस सीईओ वसीम खान के थ्रू चलाया था, और वो एजेंडा 2 घंटे भी नहीं टिक पाया क्योंकि यहाँ से बीसीसीआई ने उसका एक खंडन कर दिया और आईसीसी ने भी एक प्रेस रिलीज़ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है और पूरा वर्ल्ड कप इंडिया में ही होगा। उसके मद्देनज़र पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ये माना, ये उन्होंने प्रेस रिलीज़ की है कि उनकी कोई भी आईसीसी से बात नहीं हुई है। और फिलहाल जो जैसा प्रोग्राम शेड्यूल्ड है वर्ल्ड कप का इंडिया में, फ़िलहाल वो मैचेस इंडिया में ही होंगे और वो कहीं भी अपने मैचेस और कराने की बात नहीं किए हैं। एजेंडा फेल हो गया उनका, और अभी एक एम्बैरेसमेंट हुई है उनके लिए। नेक्स्ट टाइम उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी एजेंडा स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ उसका इन एंड आउट मालूम कर ले और फिर ऐसा एजेंडा चलाए। जहाँ तक बात रही एशिया कप की, अब वो भी खतरे में आ गया है क्योंकि उनके उनका ये एजेंडा चलाने की वजह से आई थिंक इंडिया अब एक स्टेप लेगा कि वो क्लियरली पाकिस्तान में तो नहीं जाएगा, उन्होंने तो पहले क्लियर कर दिया है। लेकिन अब ये बात जब हो रही थी कि इंडिया अपने मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान के बाहर खेल ले, मुझे वो भी होता दिख नहीं रहा है क्योंकि बांग्लादेश और श्रीलंका और दूसरे बोर्ड्स को उन्हें ये स्केड्यूल बराबर नहीं लग रहा है, और वो सब यही 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 मांग कर रहे हैं कि पूरा एशिया कप एक ही जगह पे हो। और सिंस इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगा, ये एशिया कप मुझे पाकिस्तान में भी होता नहीं देख रहा है। सिर्फ दो ऑप्शंस बचते हैं, या तो इसे बांग्लादेश, श्रीलंका या यूएई में पूरा एशिया कप कराया जाए, या ये एशिया एशिया कप कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन आईपीएल पे आ जाते हैं अब। आईपीएल पे दो मैचेस हुए और पहला मैच इंटरेस्टिंग था। पहला मैच पंजाब किंग्स 11 और केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया मोहाली में। और टॉस कोलकाता ने जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, जो विच मेक सेंस क्योंकि ग्राउंड छोटा है, चेजिंग करने में आसानी हो जाती है। शिखर धवन और प्रभ सिमरन, उन्होंने एक फास्ट शुरुआत की, स्पेशली प्रभ सिमरन, वो तो चार्ज कर करके मार रहे थे। लगता है उन्हें फ्री लाइसेंस दे दिया है टीम ने कि आप जाओ, अगर आप आउट भी हो जाते तो नो प्रॉब्लम। उन्होंने टीम साउथी को तो एक ओवर में 14 रन मार दिए थे, और फिर वो एक अनलकी डिसमिसल हुआ जहाँ वो लेग साइड पे कॉट हो गए। उसके बाद भानुका राजापक्सा में सरप्राइज था क्योंकि मुझे लगता था कि भानुका राजापक्सा को वो चौथे या पाँचवें नंबर पे एज अ फिनिशर डालेंगे, पर वो नंबर 3 पे आए और ये एक पॉजिटिव मूव था। उन्होंने एग्रेसिव खेला, उन्होंने सुनील नारायण जैसा बॉलर जो जो अपनी इकोनॉमी के लिए जाना जाता है, उसे भी चार्ज कर करके मारा और 50 रन बनाए। बेहतरीन बेहतरीन इनिंग्स थी, और शायद बशायद शिखर धवन ने बहुत ही स्मार्टली खेला। जब वो देख रहे थे कि राजापक्सा ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं, रन्स मार रहे, वो सिंगल डबल्स मारते रहे और एक ख़राब गेंद को बाउंड्री मार देते थे। राजापक्सा के आउट होने के बाद शिखर धवन भी जल्दी आउट हो गए और उस वक्त ऐसा लगा कि पंजाब गिर जाएगा। लेकिन अंत में सैम करन और शाहरुख खान ने आखिरी ओवर में कुछ 15 से 16 रन मारे, और वो इनिंग्स को एक मोमेंटम दे गया। ऐसा लग रहा था कि पंजाब, जो एक वक्त पे लग रहा था 190 प्लस कर जाएगा, ऐसा लग रहा था वो ओवर से पहले कि 175 180 तक ही मार पाएगा, लेकिन सैम करन ने उस ओवर में 6 मारा, एक 4 मारा, शाहरुख खान ने एक 4 मारा, उसकी उसके बदौलत वो इनिंग्स 191 पे पहुंच पाई। शिखर धवन अच्छे दिखे, अच्छे फॉर्म में दिखे, फिट लगे। राजापक्सा की एक अच्छी इनिंग्स थी, और पंजाब का एग्रेसिव मोड दिखा जो अच्छा है। हर सीज़न वो ऐसे ही स्टार्ट करते हैं, होपफुली अगर वो इसको कंटिन्यू करते गए तो एक अच्छी टीम बन सकते हैं। जब कोलकाता बैटिंग करने आई, कोलकाता की बैटिंग से पहले नीतीश राणा की कैप्टनसी, नीतीश राणा का कैप्टन बन जाना कोलकाता के लिए मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था क्योंकि उनके पास दूसरे ऑप्शंस है। उनके पास शकीब था, उनके पास एंड्रे रसल जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर था। उसके उस उनके उनके बाद उसके बावजूद उन्होंने नीतीश राणा को सेलेक्ट किया है एज ए कैप्टनसी, तो ये मुझे
थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि नीतीश राणा डोमेस्टिक में भी किधर कैप्टनसी नहीं करते हैं, उनका कैप्टनसी में आ जाना मुझे अजीब लगा। और बेसिकली जब वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे तो इट वाज सिंपल के वो जस्ट ही वाज जस्ट गोइंग विद द फ्लो। कुछ ऐसा उन्होंने इनोवेटिव चीज़ नहीं की, कुछ प्रोएक्टिवनेस नहीं दिखाया, कुछ इम्पैक्ट रूल को जल्दी यूज़ करने में कुछ दिखाया नहीं। जब भानु का राजापक्सा और शिखर धवन आराम से ओवर में 10 रन मार रहे थे, उनका वो ऐसा लग रहा था सिर्फ सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री बॉल्स पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो भी आज नहीं चले और उसकी बदौलत पंजाब ने 191 मारे। जब कोलकाता बैटिंग करने आया, रहमतुल्लाह गुरबाज जो अफगानिस्तान के ओपनर है, अच्छा लगा उन्हें देख के आईपीएल में, ही डिजर्व्स इट। वो एग्रेसिव स्टार्ट करने गए लेकिन 22 रन पे ही आउट हो गए। और उसके बाद नीतीश राणा भी जल्दी आउट हो गए। नीतीश राणा अगेन मुझे कैप्टनसी के दबाव में दिखते हैं, कंसिस्टेंट प्लेयर कभी नहीं रहे वो कोलकाता के लिए, और अब कैप्टनसी लेके तो मुझे लगता है कि वो और थोड़ा इश्यूज़ में आएंगे। और मैं ज़्यादा दिन तक उन्हें कैप्टन नहीं देख पा रहा हूँ। और उस गेम कहाँ बदला, गेम बैलेंस में चल रहा था। कोलकाता थोड़ा पीछे था, 100 रन पे 5 विकेट थे और रसल आया, और रसल ने अपने अंदाज में बैटिंग करना शुरू की। उन्होंने 35 तक मार दिए थे, और जिस ओवर में आउट हुए वो, उस ओवर में ऑलरेडी उन्होंने एक 6 और एक 4 मारा था। 6 उन्होंने एक अच्छा मिड विकेट पे टिपिकल रसल शॉट था वो, और एक 4 उन्होंने स्लो बाउंसर को अच्छी तरह से थर्ड मैन पर गाइड करके 4 मार दिया था। लेकिन उसके बाद बारिश होना शुरू हुई, और उस मोमेंट पे आई थिंक कोचिंग स्टाफ या रसल खुद को रियलाइज़ होना चाहिए था कि ये बारिश आने वाली है, फोरकास्ट था बारिश का। उस वक्त कोलकाता आगे हो गया था, रसल के वो 4 और 6 की वजह से कोलकाता डीएलएस मेथड की वजह से थोड़ा आगे हो गया था। अब डीआरएस के मेथड से जब आप आगे हो तो आपको इंश्योर करना रहता है कि आप विकेट मत खो, क्योंकि आप जैसे ही विकेट खोते हो तो आप ओपोनेंट्स को आगे जाने का चांस देते हो। रसल ने एक बहुत बुरा शॉट खेला वही ओवर में और मिड विकेट पे आउट हो गए। वो शॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी वो उस ओवर में सैम करन के ऊपर। और फिर वेंकटेश अय्यर, अर्शदीप का एक बहुत अच्छा बाउंसर था, लेकिन वो बाउंसर को और अच्छी तरीके से खेल सकते थे, वो उसको अवॉइड कर सकते थे। उन्होंने उस बाउंसर को बहुत ही बुरे तरीके से गाइड करने की कोशिश की और पॉइंट पे कैच आउट दे बैठे। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट लिया और अगेन उनका कॉन्फिडेंस अभी स्काई हाई है। वो एक इंटरनेशनल बॉलर लग रहे हैं, जिस हिसाब से वो बॉलिंग डाल रहे हैं, उनके बाउंसर्स बहुत इफेक्टिव हैं, और ऐसी पिचेस पे अगर वो इतना बाउंस करा सकते हैं तो वो फॉरेन पिचेस पे जब इंडिया के लिए खेलेंगे तो अच्छी बॉलिंग डालेंगे। और उन्होंने 3 विकेट लिए और उसने कोलकाता को पूरा डिरेल कर दिया। ये 2 विकेट अगर कोलकाता, जब बारिश आ रही थी और कोलकाता 130-140 पे 5 होता तो कोलकाता ये मैच जीत गया होता। अंत में लास्ट 4 ओवर बचे थे, 46 चाहिए थे, और शार्दुल ठाकुर और नारायण क्रीज पे थे। शार्दुल ने एक 6 मार दिया था, नारायण ने एक 6 मार दिया था, और ये केपेबल थे कि लास्ट 4 ओवर में 40 और बना सकते हैं, ये 2 बैटिंग कर सकते थे। लेकिन कोलकाता का बैड लक के बारिश रुकी नहीं और ये चले गए। अब बात वही आती है, अगर वो 2 ओवर में, एक सैम करन को जो विकेट गई 15th ओवर में, और जो अर्शदीप ने विकेट ली 16th ओवर में, वो 2 विकेट एंड्रू रसल और वेंकटेश अय्यर की अगर नहीं जाती तो कोलकाता ये मैच जीत गया होता। बहुत बैड प्लानिंग, बैड मैनेजमेंट, कोचेस को इन्वॉल्व होना चाहिए था, रसल को मैसेज देना चाहिए था, या रसल इतने लीग्स खेल चुके हैं, उन्हें इतनी आइडिया होना चाहिए थी कि वो अपनी विकेट बचाए पहले, क्योंकि वो ओवर में ऑलरेडी 10-12 रन आ गए थे तो रिस्क लेना बनता नहीं था। बट अगेन सिंपल चीज़ें निगलेक्ट हो जाती है और दैट रिजल्टेड इन कोलकाता लॉस। 2 पॉइंट उन्होंने यूं ही गंवा दिए। दूसरी गेम पे आ जाते हैं। दूसरी गेम हुई पंजाब आई एम सॉरी लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, लखनऊ में। अब ये पिच 2 पेस थी, आप देखेंगे वो पिच पे ग्रीन ग्रासेस थी और कुछ पिच बैर थी। तो जहाँ बॉल पिच होता था बैर पे तो बैर पैचेस पे, तो बॉल टर्न होता था, ग्रिप करता था, बैट्समैन को खेलने में डिफिकल्ट होती थी। और जहाँ वो ग्रीन पे पिच होता था बॉल आता था बैट पे, लेकिन पेसर्स के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता था। जैसा लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहला बैटिंग की और अगेन केएल राहुल स्ट्रगल करते दिखे। लेफ्ट आर्म सीमर चेतन सकारिया की बॉल पे फिर से आउट हो गए वो, और उनका कुछ रिकॉर्ड है कि 4 बार वो सकारिया के सामने खेले और 4 बार सकारिया ने आउट किया है। उनके लेफ्ट आर्म सीम बॉलिंग में उनको प्रॉब्लम है खेलना। एक 6 ज़रूर मारा, लेकिन उन्होंने 100 की स्ट्राइक रेट से भी रन स्कोर नहीं किए। कायल मेयर, उन्होंने तो आग लगा दी आज, 38 बॉल्स में 73 मारे और कुछ शॉट्स तो अमेजिंग थे। बड़ा ग्राउंड था ये,
और जिस हिसाब से उन्होंने ऑफ साइड पे लेग साइड पे सिक्स मारा वो अमेजिंग था। अक्षर पटेल की पहले 2 ओवर में तो उन्होंने अच्छी धुलाई की उनकी, काफ़ी काफ़ी उन्हें 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 सिक्स मारे। कुलदीप यादव को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। एक चीज़ थी कि इंडियन स्पिनर्स उन्हें आउटसाइड द ऑफ स्टम्प या लेग स्टम्प या आउटसाइड द लेग स्टम्प डाल रहे थे, जिसका उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। जब भी बॉल स्टंप पे आती थी तो उन्हें उसे खेलने में प्रॉब्लम होता था और वहीं वो आउट हुए। अक्षर पटेल की एक बॉल, वो जैसे मैंने बैर पैच पे कहा, वो बैर पैच पे पिच हुई, ग्रिप की और टर्न की, बहुत अच्छी बॉल थी और वो क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया था, 73 मार दिए थे। उसके बाद हर जगह से एक छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन आया। आयुष बदोनी ने लास्ट में चेतन सकरिया को 2 सिक्स मारे। चेतन सकरिया को सीखना होगा, हर 2 बॉल के बाद एक स्लो बॉल डालते हैं वो, और बैट्समैन उसके लिए रेडी रहता है। यंग है लेकिन उन्हें सीखना होगा कि ऐसा वो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे, क्योंकि आयुष बदूनी भी एक यंगस्टर है। वो जब देख सकते हैं कि उनका स्लो ओवर आने वाला है तो एक रेप्यूटेड बैट्समैन भी उनको अच्छा पिक कर सकते हैं। आयुष बदनी, कृणाल पांड्या और निकोलस पुरन ने भी अच्छा खेला। कृणाल पांड्या के आगे आना निकोलस पुरन के मुझे अजीब लगा। निकोलस पुरन को इस फ्रेंचाइजी ने 15 करोड़ दिए हैं और उन्हें चौथे नंबर पे आना चाहिए, उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी लेना चाहिए और अच्छा भी खेले। निकोलस पुरन ने अच्छे शॉट्स लगाए। मेयर्स और निकोलस पुरन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की वजह से और कंट्रीब्यूशन हर बैट्समैन की वजह से एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था। जब दिल्ली बैटिंग पे आई वो प्रेशर में थे, वो ऑलरेडी प्रेशर में थे क्योंकि एक बड़ा स्कोर चेस करना था। मोर देन 180 रन ऑन दिस विकेट, इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि विकेट टू पेस थी। मार्क वुड ने कमाल की गेंदबाजी की। उन्होंने वो जो ग्रासी एरियाज था वहाँ पिच किया, बॉल को बैट्समैन को पहला बाउंसर से बैकफुट पे लेके गए और फिर एक बॉल ऊपर पिच किया और मिचल मार्श का डिसमिसल तो वाकई बहुत अच्छा था। वो एक दो बाउंसर डाले और फिर उन्होंने बॉल ऊपर पिच किया, इन स्विंगर डाला और वो क्लीन बोल्ड हो गए। पृथ्वी शॉ भी वैसे ही आउट हुए। सरफराज खान तो ऑल ओवर द प्लेस थे उनके बाउंसर पे और वो आउट हो गए। ऊपर से टॉप ऑर्डर घिर गया, स्कोरिंग रेट ज़्यादा नहीं था। डेविड वार्नर और रोसो ने अच्छी साझेदारी की, बट अगेन लखनऊ सुपर जायंट्स का दूसरे मेन गेंदबाज रवि बिश्नोई, उन्होंने रोसो को पहला आउट किया और रोमन पावल जो एक अच्छे हिटर है वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन उन्होंने उनकी फास्ट गुगली को पकड़ नहीं पाया और एलबीडब्ल्यू हो गए। रवि बिश्नोई शुड बी इन द इंडियन टीम। वो जिस हिसाब से T20 में बॉलिंग डालते हैं, ऐसे बॉलर्स हमेशा T20 में आपको विकेट्स दिलाएंगे। आप रशीद खान को देख लीजिए, आप आदिल रशीद को देख लीजिए, जो अपनी पेस को अच्छे से वेरी करते हैं और जिनके पास अच्छी गुगली है, वो हमेशा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा करेंगे। रवि बिश्नोई ने अच्छी गेंदबाजी की और जब ऊपर टॉप ऑर्डर जब आपका 100-110 पे इसी विकेट पे गिर जाए तो बहुत डिफिकल्ट होता है। वार्नर ने 50 मारे लेकिन उन्होंने काफ़ी गेंद ले ली उसके लिए। और फिर जब नेक्स्ट स्पेल में वुड जब बॉलिंग करने आए, उन्हें 2 विकेट और ली और टोटल उन्होंने 5 विकेट लिया आज वुड ने। पहला गेम था उनका IPL का और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। और रवि बिश्नोई ने 2 विकेट लिए। ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस था लखनऊ का, बट दिल्ली को स्पिन खेलना सीखना होगा, क्योंकि दिल्ली अपनी जब होम गेम्स खेलेगी दिल्ली में तब वो टर्निंग ट्रैक्स हो गए, तो अपना होम एडवांटेज भी वो गंवा ना दे। जिस हिसाब से उन्होंने स्पिन को खेला है, जिस हिसाब से रवि बिश्नोई को भी खेला है, वो कन्विंसिंग नहीं था। मार्क वुड की पेस समझ सकता हूँ, वो ग्रीन पैचेस पे पिच करके बॉल को राइज करा रहे थे और मिक्स अच्छा कर रहे थे। होता है पेस के सामने कभी कभी, आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्पिन के सामने ऐसा खेलना थोड़ा मुझे अजीब लगा और दिल्ली को डेफिनेटली प्लान चेंज करने होंगे। टीम अच्छी है, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रोसो अच्छे उनके फॉरेन प्लेयर्स है, रोमन पावल एक अच्छे हिटर है डाउन दी ऑर्डर, अक्षर पटेल उन्हें वेरिएशन देते हैं, लेकिन उन्हें अपनी बॉलिंग पे काम करना होगा। चेतन सकरिया जैसे मैंने कहा, ही कैन नॉट कीप बॉलिंग लाइक दिस। खलील अहमद ने अच्छा स्पेल डाला, बट अगेन उनका प्रॉब्लम है कि वो हर IPL में कंसिस्टेंट नहीं रहते। एक मैच अच्छा डालेंगे, 2 मैच में उनकी अच्छी पिटाई होती है, तो दे विल हैव टू लुक। दिल्ली एक बहुत ऑर्डिनरी टीम लगी आज, बट होपफुली दे विल कम बैक। तो दोनों गेम आज मेरे दोनों प्रेडिक्शन रॉन्ग निकले, बट दैट्स क्रिकेट, यही होता है। कल 2 बड़े गेम आ रहे हैं, हैदराबाद और राजस्थान रॉयल, जिसमें मैं डाउन राइट राजस्थान रॉयल को फेवरेट मानता हूँ, वो जीतेंगे। उनकी टीम बढ़िया है। हैदराबाद के कुछ प्लेयर्स अभी तक आए नहीं है, उनके कप्तान ईडन माकरम नहीं आए हैं, उनकी जगह भुवनेश्वर कुमार कप्तानी करेंगे। राजस्थान रॉयल इज़ रेडी, उनके सब प्लेयर्स रेडी है, तो
मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है। उधर डाउन राइट में देख रहा हूँ राजस्थान रॉयल जीतेगी। और दूसरा गेम मुंबई और बैंगलोर, रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली, ये गेम मज़ेदार होगा। कांटे का मुकाबला होगा और मैं थोड़ा सी एज देता हूँ बैंगलोर को, क्योंकि मैच बैंगलोर में है। तो थोड़ा सी एज बिकॉज ऑफ विराट कोहली फॉर्म और होम एडवांटेज टू बैंगलोर, मैं इसके लिए बैंगलोर को कल फेवरेट्स मानता हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। होपफुली आपको मेरा एपिसोड पसंद आया होगा। और बस इसी तरह आप लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे। और कल फिर मैं आपसे वापस मिलता हूँ आईपीएल की 2 मैचेस और डिस्कस करेंगे कल। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें और कल तक के लिए